बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट हम लोग बीपीएससी पीआरटी में गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और आज हमारा टोटल 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। भैया अब आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप जो है पूरे पेपर की तैयारी कर सके, यानी कि आप गणित, रीजनिंग और आपका जो सामान्य अध्ययन है उसको डिटेल में पढ़ सकें। इतना आपके पास समय नहीं है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और जितना भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो चलिए गणित के प्रश्नों को कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इसी प्रकार के बहुत ही आसान प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। 2-4 प्रश्न थोड़ा हाई लेवल के रहेंगे और प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन आपकी परीक्षा में आने वाले नहीं है। ये घातांक करणी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपने ये प्रश्न देख लिया होगा। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/9 है और आपको दिया गया है x-3 बराबर यहाँ पर जो 81 ये वाला जो संख्या लिखी है 81 बटे आपका 25 लिखा है। तो ये देखिए 81 होता है 9 का वर्ग और 25 होता है 5 का वर्ग। तो यानी कि ये 2 आपका बाहर रहेगा और घात x-6 आपका पहले से ही बाहर है। तो आपका हो जाएगा 9/5 और 2 आपका बाहर है और इस x-6 आपका पहले से ही है, यानी कि ये इसमें गुणा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 5/9। आसान प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु माताएं बहनें पहले ही इसे सॉल्व कर चुकी होंगी। और एक कॉपी पेन लेकर आप सभी लोग बैठिए, फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का 6 में करेंगे तो हो जाएगा -12। अब देखिए यहाँ पर पहले इस वाली संख्या में 5/9 है और इस वाली संख्या में जो हमारा ये कितना है 5, सॉरी जल्दबाजी में गलती लिख दिया था, 1 मिनट। कभी कभी कोई चीज गलत हो जाती है जल्दबाजी में, बोलना कुछ होता है लिख कुछ जाता है। ये है 9/5। देखिए यहाँ पर आपका जो आधार है वो 5/9 है। यहाँ पर जो आपका आधार है वो 9/5 यानी उल्टा है। तो इसको हम लोग 9/5 बनाते हैं और जब हम 9/5 बनाएंगे यानी अंश को हम लोग हर में भेजेंगे और हर को अंश में भेजेंगे तो जो आपकी घातें होती हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। यानी x प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में और आपका -3 है तो ये हो जाएगा +3। घातों का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है जब हम लोग अंश को हर में और हर को अंश में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 9/5 पहले से ही दिया गया है और इस पर घात कितनी है 2x-12 है। तो यहाँ भी आधार बराबर है, यहाँ भी आधार बराबर है। घातांक का आप स्पेशल नियम जानते हैं कि जब बीच में बराबर का निशान लगा हो और हमारे आधार बराबर होते हैं तो हमारी जो घातें हैं वो भी बराबर होंगी। यानी यहाँ पर घात कितनी है -x + k3 और इस तरफ वाली घात कितनी है 2x-12। ये हमारी घात जो आपकी घातें हैं वो बराबर होंगी अगर हमारे आधार बराबर होते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपना आंसर आ जाएगा। इस x को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा कितना 3x और ये तो गया है इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा भैया 15। x 3 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा x = 5। तो x = 5 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप विकल्प के माध्यम से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, यानी कि एक एक विकल्प अगर इसमें पुट करते रखते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन ये सॉल्व करना ज्यादा अच्छा तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये वाला एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है। इस प्रश्न को जब भी आपको मिले तो आपको सॉल्व नहीं करना, आप सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिले तो आप सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िएगा, विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना है 4 से, 10 से और 15 से। 4 अंकों की संख्या ढूंढना है, वो सबसे बड़ी संख्या हो जो 4, 10 और 15 से डिवाइड हो जाती है यानी कट जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। यहाँ 4 है तो सबसे पहले जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं उनको विभाजित करके देख लीजिए 4 से कौन कट रहा है। तो 4 की विभाजिता का नियम आप लोग जानते होंगे।
ये आखिरी की जो दो संख्याएं होती हैं ये अगर 4 से कैंसिल हो जाती हैं तो पूरी संख्या 4 से कैंसिल हो जाएगी। ये 4 की विभाजिता का नियम होता है। देखिए ए हमारा 4 से कट जाए, ये 40 जो है आखिरी दो संख्याएं 4 से कट रही हैं, यानी ये 4 से कट जाएगा। इसमें भी आखिरी दो संख्याएं 4 से कट रही हैं, इसमें भी आखिरी दो संख्याएं 4 से कट रही हैं, लेकिन इसमें जो आखिरी दो संख्याएं हैं ये 4 से कैंसिल नहीं होंगी, यानी कि डी हमारा विकल्प नहीं हो सकता है। ए, बी और सी हमारा तीनों में से कोई एक विकल्प हो सकता है। अब 10 से विभाजिता का नियम चेक करते हैं। 10 से जब आप विभाजिता का नियम चेक करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 से तो सभी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे 0 है ना, तो 10 से तो सभी कैंसिल हो जाएगा, तो 10 को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 की विभाजिता का नियम चेक करते हैं। तो 15 की विभाजिता का नियम चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 गुणे 3 होता है, तो 5 और 3 की विभाजिता का नियम चेक करना पड़ेगा। तो 5 का चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पीछे 0 है, यानी प्रत्येक संख्याएं 5 से कट जाएंगी। आप 3 से विभाजिता का नियम चेक कर लीजिए। 3 का नियम क्या होता है, जैसे पहले आपको पहला समझा देते हैं अगर कोई भूल गए हो। जैसे पहली संख्या है 9 + 9 और 9 9 और कितना 40, 9940 आपकी संख्या है। इनको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आता है, यानी 9 9 18 और 18 4 हो जाएगा 22। तो जोड़ने के बाद जितना आता है, अगर वो संख्या 3 से विभाजित होती है तो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ये 3 की विभाजिता का नियम होता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करिए। इसको जोड़ेंगे, ये कितना आएगा 22, ये 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9 9 18 और 18 8 हो जाएगा 26, ये भी 3 से नहीं कटता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये कितना होगा 9 9 18 और 6, 18 और 6 कितना होता है भैया 24, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ये 9 9 18 और ये हो जाएगा कितना 23, 23 हमारा 3 से नहीं कटता, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखने की कोशिश किया, अगर इस प्रकार का एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न आए तो विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर लंबा प्रोसेस लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं उनको आप 4 से 10 से और 15 से बारी बारी से विभाजित करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े हैं, आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आपकी परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इस बचे हुए समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिससे परीक्षा में सफलता मिल सके। आपको पता है आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेकंड पेपर से बनेगी, जो कि 120 नंबरों का होने वाला है। तो इस सेकंड पेपर के, और आपको फर्स्ट पेपर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको कभी मत पढ़िएगा फर्स्ट पेपर, क्योंकि 30 नंबर जो पासिंग मार्क है उतना तो आप ले ही आएंगे। तो सेकंड पेपर की हमें तैयारी करना है। सेकंड पेपर के 200 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं मात्र 100 रुपए में। तो मात्र 100 रुपए में 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए ये एक मोबाइल नंबर दिया गया है 9616395014। इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क करके ये सारे प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट से आपको एक भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक ना भैया, तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये 16,000 की एक मोबाइल उसने खरीदा है, 20,000 रुपए में बेच दिया है, तो उसको कितना लाभ हुआ ये आपको निकालना है। तो लाभ कितना हो रहा है, 16,000 में खरीद के 20,000 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपका 4,000 होगा। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो हमारा खरीदने वाला मूल्य होता है जितने रुपए में उसने खरीदा था उसको नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये 100 है, ठीक है। चलो कैंसिल भी कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आएगा 25%। तो कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट होगा वो 25% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये साधारण ब्याज का एक बेहतरीन सा सवाल है। साधारण ब्याज में 2 वर्ष का जो आपका मिश्र धन होता है वो 540 रुपया हो जाता है, और 4 वर्ष में जो मिश्र धन होता है वो आपका 900 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हमें मूलधन कितना है ये हमें निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉमन सेंस का सवाल है। आपने कोई रुपया जमा किया, कितना रुपया जमा किया ये आपको नहीं पता है, लेकिन जब 2 साल बाद आप बैंक में गए तो आपको पता चल गया कि आपके खाते में 540 रुपया है, और फिर जब 4 साल बाद गए तो आपको पता चला कि आपके पास 900 रुपया है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष में आपको कितना रुपया ज्यादा मिला है। शुरुआत के 2 साल में 540 रुपया मिल रहा था,
और आखिरी के चौथे साल आपको 900 रुपया मिल रहा था, 900 में से 540 आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 और कितना हो जाएगा 360 रुपया आपको 2 साल का ब्याज मिल रहा है। 2 साल से 4 साल के बीच में जो कितना रुपया ज्यादा मिला है, आपको 360 रुपया ज्यादा मिला है, यानी कि 2 साल का ब्याज है। अब फिर आप पहली लाइन पे आ जाइए, पहली लाइन पे आप फिर आ जाइए, ठीक है। तो आपने कुछ ना कुछ मूलधन जमा किया होगा, शुरुआत में कुछ ना कुछ मूलधन जमा किया होगा, इस पर 2 साल का आपको ब्याज मिला होगा, और जब 2 साल का ब्याज आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन 2 साल में कितना हो रहा है, पहली लाइन में दिया गया है 540 रुपया हो रहा है। 2 साल में कितना ब्याज मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं साधारण ब्याज में जो 1 साल का ब्याज होता है वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, वही चौथे साल का ब्याज बराबर होता है। यानी 2 साल, शुरुआत के 2 साल में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज आखिरी के 2 साल में भी मिलेगा। तो 2 साल का ब्याज आप ऊपर निकाल चुके हैं 360 रुपया। तो मूलधन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें लाके आपको 540 में से 360 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा भैया 180 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इतना तो हमने फालतू में ही लिखा है, आप इस प्रश्न को मौखिक ही कर सकते थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 4 साल में जितना रुपया हो रहा है और 2 साल में जितना रुपया हो रहा है उसको आपस में घटा दीजिएगा तो 2 साल का ब्याज निकल आएगा। और मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता ही है, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। प्रश्न का आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने है। देखो, इस प्रश्न का बिना पेन उठाए अगर आपको सॉल्व करना है तो यहां पर क्या करो, 2 संख्या यहां पर देख लो, ये 77 देखो और ये 18 देखो। अब विकल्प को ध्यान से देखो, 2 संख्याएं ऐसी चुनो जिसका गुणा करने पर 77 आए, ठीक है, और जोड़ने पर 18 आए। तो पहला विकल्प देखो 11 और 7 गुणा करेंगे 77 आ जाएगा, जोड़ने पर 18 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे संख्या बी वाला विकल्प ध्यान से देखो, 11 और 7 गुणा करने पर 77 आएगा, जोड़ने पर 18 आएगा, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन ये 18 आपका जोड़ने पर नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो सी और डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब ध्यान समझिए, ए हमारा आंसर होगा अथवा बी हमारा आंसर होगा। ये निकालने के लिए बीच वाला चिन्ह देख लो, बीच में किसका माइनस चिन्ह है, माइनस का। तो अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो हमारा जो विकल्प है उसमें भी माइनस का चिन्ह ही होगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो पहला विकल्प हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का आपने शॉर्ट ट्रिक सीख लिया है। अब इसको अगर परीक्षा में आ जाए सॉल्व कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर आ चुका है, सॉल्व कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना भैया, चलो। तो इसमें आपका प्रश्न दिया गया है 18 और माइनस के 2 और ये रूट 77 है और फिर पूरे पर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 77 आए और जोड़ने पर कितना आए, 18 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं आपका 11 प्लस 7 ही होगा। माइनस के यहाँ पर 2 है और ये रूट लगा के आपका 77 लिखा गया है और फिर टोटल आपका रूट लगा है। ठीक है, अब 11 को क्या लिखो, अंडर रूट 11 का वर्ग। इसका अंडर रूट 11 का वर्ग करेंगे तो 11 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ 7 को क्या लिखना है, रूट 7 का वर्ग। तो रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही होगा, उसको हमने लिखने का तरीका चेंज कर दिया है और यहाँ हो गया आपका जो आपका प्रश्न में दिया गया है वो उसको हमने लिख दिया। अगले समझो, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये है, इसको ए मानो, इसको बी मानो और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला लग रहा है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। पहली संख्या का वर्ग ए स्क्वायर प्लस के दूसरी संख्या का वर्ग बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, रूट 11। ठीक है, रूट 11 और इसका क्या करना है, ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, रूट के 7। ठीक है, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है और ये रूट जो है, रूट का निशान आपका पहले से ही लगा है। तो इस वर्ग को रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रूट 11 माइनस के रूट 7 आपका आंसर आएगा। तो कहाँ पर है, ये पहला वाला आंसर तो आपका आ ही गया है, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए कक्षा 6 का प्रश्न आपके सामने है। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। कक्षा 6 का प्रश्न है, इसमें ट्रिक सीखने की क्या जरूरत, फटाफट आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। अगर ऐसा गुणनखंड भी आपको नहीं आता है
तो बड़े शर्म की बात है, इसका गुणनखंड आप कर लीजिए। हमें ऐसी दो संख्याएं निकालना है जिसको गुणा करने पर 48 आए और जोड़ने पर अथवा घटाने पर कितना आए, 2 आए। तो 8 6 48 होता है, 8 का 6 में गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, और 8 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 की जगह पे क्या लिखना है, 2 की जगह पे आपको लिखना है 8 - 6, ये पीछे x लगा ही रहेगा, और 48 तो आपका बना ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे, -8 होगा, x इसके पीछे आ जाएगा, इस माइनस का इस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएगा, x हमारा पीछे रही है और ये हो जाएगा 48। अब इसमें कॉमन लेते हैं तो x यहाँ बचेगा, यहाँ से -8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर से प्लस 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर भाग होगा तो 8 - 8 बचेगा। अब यहाँ लिख देते हैं x - 8 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या होगी। दोनों में x - 8 है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका x बचेगा, यहाँ से प्लस के 6 बचेगा। तो x - 8 प्लस के 6 कहाँ पर है, x - 8 और प्लस 6 आपका विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कक्षा 6 का बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन सा प्रश्न है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है। अच्छा, यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है वो लिखी गई है 2/3। ध्यान समझिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है। तो बाह्य कोण का मान कितना है, 2 है कि 3 है, क्या आप इसका अंदाजा ला सकते हैं? प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक जो कोण है उसका 2/3 है। तो यानी कि जो ऊपर वाली संख्या है ये बाह्य कोण को रिप्रेजेंट कर रही है और आंतरिक कोण यानी नीचे वाली संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। इस प्रकार की जब भी लाइन लिखी होती है तो जिसके बारे में बात करते हैं, यानी बाह्य कोण के बारे में बात हो रही है, बाह्य कोण के बारे में बता रहा है, तो वो हमारी ऊपर वाली संख्याएं कहलाती हैं, यानी ऊपर वाला अंश कहलाता है। और जिसको आधार लेकर बात किया जाता है वो हमारा हर कहलाता है, यानी आंतरिक कोण का मान 3 है और बाह्य कोण का मान 2 है। ठीक है, इसमें अगर x का गुणा कर दें तो बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर हम बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों को जोड़ दें किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण और आंतरिक कोण को जोड़ दें तो हमें पता है उसका जो टोटल होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ 5x बराबर हो गया 180 और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 के 15 5 6 के 30 36 अंश हमारा हो जाएगा। और बाह्य कोण कितना है, 2x है, तो 2x यानी बाह्य कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, इसका 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72 अंश। बाह्य कोण हो गया भैया 72 अंश। ठीक है, हमें क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। हमें क्या निकालना है, भुजाओं, इसका फार्मूला आपको याद होगा। तो अगर भुजाओं की संख्या आपको निकालना है और बाह्य कोण का मान आपको पता है तो इसका जो फार्मूला होता है वो 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 360 बटे बाह्य कोण ये आपका फार्मूला होता है। भुजाओं की संख्या अगर आपको निकालना है तो 360 और बाह्य कोण का मान है कितना, 72। इसको आप जब 72 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे, हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि ये सारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, जिससे हमें हमारा भी थोड़ा बहुत उत्साहवर्धन होता रहे। ये आपकी संख्या है 3/5 है। चलिए इसका आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 4/15 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 2/10 है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये आपको पता करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक उरिक लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी नीचे वाली संख्या है, जो हर संख्या है, आपकी 5 है, 3 है और 15 है और 10 है, ये आपकी हर संख्या है। इसका आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, इसका 30 आपका एलसीएम आएगा। क्या करिए, इसमें प्रत्येक संख्या को 30 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 30 की वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, बदल लीजिए। तो 5 को 30 बनाने के लिए यहाँ 6 का भाग करेंगे, सॉरी 6 का गुणा करेंगे, तो यानी नीचे हर में आपको हर जगह 30 लाना है। तो 30 बनाने के लिए पहली संख्या में हर में 30 बनाने के लिए 6 का गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। इसको 30 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। नीचे यहाँ 30 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर भी आपको
2 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 गुणा अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा इसको। अच्छा नीचे अब सब में जहां 30 हो गया, देखिए सब जगह नीचे कितना है 30 है, तो नीचे अब नीचे मतलब हर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अंश अंश लिखिए। क्या लिखना है? सिर्फ अंश अंश। ये 6 त्रिक हो गया 18 और ये हो गया दूसरी संख्या 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 3 दूनी 6। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 6 है, तो 6 कहां से आया है? 2/10 से आया है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 2/10। ठीक है, ये तरीका होता है सबसे जो है आसान तरीका होता है कि जो आप हर है, हर का एलसीएम ले लीजिए और प्रत्येक संख्या के हर को बराबर कर दीजिए। उसके बाद अंश देख लीजिए, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा। अगर इसमें पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 18 है। 18 कहां से आई है? 3/5 से आई है, तो 3/5 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये कौन सी होगी? ये संख्या कौन सी है भैया? सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? तो इस प्रकार सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने का यही सबसे आसान तरीका होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ a बराबर 1/5 b दिया है, तो b को त्रिगुणा करके a के नीचे ले आओ, तो b को त्रिगुणा करके a के नीचे ले आएंगे तो a/b बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ पर b बराबर क्या दिया है? 1/8c, तो c का त्रिगुणा करके b के नीचे ले आओ तो b/c बराबर हो जाएगा 1/8। यहाँ पर देखिए b का मान कितना है? 5, यहाँ पर b का मान है 1, तो ऐसा करो b का मान बराबर करना पड़ेगा। तो b का मान बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे ऊपर, तो 5 गुणा ऊपर किया है तो नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया कितना? 40। अब आप देख रहे हैं सारे जहां मान बराबर हो गए हैं, यहाँ पर a बराबर 1 है, b का मान यहाँ भी 5 और इस कंडीशन में भी 5 है और c का मान है 40, तो यानी कि सबका मान आपको पता चल गया है, वही मान लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a के मान कितनी है? आपका 1, b का मान कितना है? 5 और c का मान कितना है? 40। 1:5:40, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। x एक सम पूर्णांक है तो कौन सा विषम पूर्णांक होगा? अच्छा देखिए कितना बेहतरीन सा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि x एक सम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक कौन सा होगा? तो यहाँ पर संख्या पद्धति के बहुत सारे नियम आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो नियम वगैरह अगर आपको ना याद हो तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। विषम संख्या कौन सी होगी ये आपको निकालना है। x क्या है? सम पूर्णांक है, तो x को एक सम संख्या मान लें, 2 मान लें, कोई भी सम संख्या मान लीजिए, x का मान कोई भी आप सम संख्या मान सकते हैं। तो हमने यहाँ x का मान 2 मान लिया है। अब सारे विकल्प में x का मान रख दीजिए, आपका आंसर जो आपका विषम संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर a विकल्प में हम लोग x का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 12 और 12 और 5 हो जाएगा 17। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा विषम संख्या आ रही है, यानी पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, आंसर आ गया, पहले विकल्प से ही आंसर आ रहा है, 17 एक विषम संख्या होती है। चलिए बी वाला भी चेक कर लें, आंसर तो आ गया, अब बी वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर इसमें x का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 4 सते कितना होता है? 28। ये तो भैया विषम संख्या नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी में अगर x का मान 2 रखेंगे तो x का वर्ग करेंगे, यानी 4 4 5 20 और 20 हो गया 24, ये तो सम संख्या है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर डी में हम x का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 4, ये सम संख्या है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कुल मिला के आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक ना भाई, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिहार में अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग रोज इसी प्रकार गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, आप लोग गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ढेर सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। अभी हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में टोटल 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे। तो 25 प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो लगभग 1 घंटे का होगा। आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी गणित की, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।